All right, so hello everyone, welcome to this session on Indian polity and governance. आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है आर्टिकल 29 और 30 जो प्रोवाइड करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की ये बात करता है आर्टिकल 29 और 30 जो आज हमें पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम आर्टिकल 28 तक कवर कर चुके हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने रिलीजियस राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। एक बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कल्चर रिलीजन का पार्ट हो सकता है ना, बट दीज टू आर नॉट इंटरचेंजेबल टर्म्स। ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, है ना। तो इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो राइट्स हैं 29 और 30 में जो दी हुई है, ये रिलीजियस राइट्स की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स की। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इस पार्ट में है। ठीक है, सो आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की ये बात करता है। ठीक है, कितने तरह की माइनॉरिटी है आइए देखते हैं। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या जरूरी है? इंडियन सिटीजन होना और इंडियन टेरिटरी में रिसाइड करना। इंडियन टेरिटरी के बाहर यदि आप रहते हो तो ये राइट एक्सटेंड नहीं होती है, ये राइट एक्सटेंड होती है केवल टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, और किसके लिए ये राइट्स अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। जब हम प्रीवियसली डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ राइट्स ऐसी होती हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल होती हैं, और कुछ राइट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होती है। सो आर्टिकल 29 में जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम में, हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट पूछ लें आर्टिकल 29 किसके लिए अवेलेबल है। सो इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे शुड रिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसको हम एनआरआईज कहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। उनको ये राइट नहीं मिलेगी। फाइन, having a distinct language, script और culture। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। लैंग्वेज यानी कि भाषा, स्क्रिप्ट वो टाइप जिसमें लिखा जाता है, वो फॉन्ट जिनमें लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का जो स्टाइल होता है उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो लिखा हुआ, दैट इज रोमन स्क्रिप्ट, है ना। या आबासा छात्रा ज्ञा का खागा, ये सब जो है ये क्या है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। उर्दू यदि आपने देखी होगी लिखी हुई, उर्दू या अरबी, तो वो नॉस्टैलिका स्क्रिप्ट है। तो लिखने का जो स्टाइल होता है दैट इज टर्म्ड एज स्क्रिप्ट। एंड थर्डली कल्चर, संस्कृति। ठीक है, इन तीन चीजों को, इन तीन ग्राउंड की बात वो कर रहा है। यदि एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उस सेक्शन के पास ये राइट होगा कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकेगा। द सेक्शन, द कम्युनिटी, द ग्रुप हैज राइट टू कंजर्व their language, their script, their
कल्चर। ठीक है, ये बात कर रहा है 29 का क्लॉज ए या क्लॉज 1 एक्चुअली। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 29 जो है 29 का पार्ट 1 वो राइट्स ऑफ अ ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, एक ग्रुप, एक सेक्शन ऑफ सिटीजन, एक कम्युनिटी ऑफ सिटीजन, एक क्लास ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहा है। कौन सी क्लास या कौन सी कम्युनिटी? ऐसी कम्युनिटी जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है या अपनी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है या अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है। तो वो कम्युनिटी अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकती है। सो दिस इज अ ग्रुप राइट, कम्युनिटी राइट। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। नो सिटीजन, अगेन किसकी बात कर रहा है ये? सिटीजन की। शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट। ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किया जा रहा है स्टेट द्वारा, या सरल भाषा में कहें एक सरकारी संस्थान, एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन विच इज रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, ग्रांट इन एड जिस इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है स्टेट के द्वारा, ऐसे इंस्टीट्यूशन रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी सिटीजन को एडमिशन से डिनाई नहीं करेगा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा? जो या तो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है या फिर स्टेट से एड ले रहा है, फंड वंड ले रहा है, ग्रांट ले रहा है, पैसे स्टेट से ले रहा है, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिनाई नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को इन 4 बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन 4 बेसिस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक छोटी सी और बात, 15 और 16 में जो ग्राउंड दिए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। रिलीजन, रेस, कास्ट ये तो सेम है, बट वहां पर प्लेस ऑफ बर्थ था, यहां पर लैंग्वेज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इन ही जगहों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, है ना। माइन्यूट सा डिफरेंस है, वहां पर प्लेस ऑफ बर्थ था, यहां पर लैंग्वेज है, तो ये अंतर है उन 2 आर्टिकल्स में और इस आर्टिकल में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार हो सकता है पूछ ले आर्टिकल 29 देकर, which of the following is not a ground on which state cannot deny admission। और ये 3 ग्राउंड होंगे, ऑप्शन ए रिलीजन, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी कास्ट, और ऑप्शन डी होगा प्लेस ऑफ बर्थ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि यहां पर तो लैंग्वेज लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इन 4 ग्राउंड्स पर स्टेट डिनाई नहीं करेगा। सो दिस पार्ट इज प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या राइट है इंडिविजुअल का? दैट एनी इंडिविजुअल मे टेक एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज मेंटेन्ड बाय स्टेट और विच इज गेटिंग एड फ्रॉम स्टेट। और ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होगा वो किसी भी इंडिविजुअल की राइट को डिनाई नहीं कर सकता, राइट को वायलेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स पर। ठीक है, तो इस पार्ट में और इस पार्ट में एक प्राइमरी डिफरेंस ये है कि ये राइट्स ऑफ अ ग्रुप है और ये राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल है। ठीक है, दिस वाज आर्टिकल 29 और बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, इतना ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 29 का जो पार्ट 2 है वो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है और ये एक पॉजिटिव राइट है।
ये पॉजिटिव राइट है, कुछ करने के लिए अलाउ कर रहा है, और ये नेगेटिव राइट है जो कुछ करने से डिनाय कर रहा है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? अगले राइट की ओर, दैट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 says all minorities, फोकस करने दोनों टर्म्स पर, ऑल माइनॉरिटीज, सभी तरह के अल्पसंख्यक, ऑल माइनॉरिटीज। कौन कौन से बेसिस पर माइनॉरिटी डिफाइन की गई है? दो बेसिस पर, रिलीजन और लैंग्वेज। धार्मिक अल्पसंख्यक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी प्रिलिमिनरी में आता है कि आर्टिकल 30 कितने टाइप की माइनॉरिटी की बात करता है? सो दो तरह की माइनॉरिटी की बात कर रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हालांकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है, माइनॉरिटी टर्म की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन एक जनरल उससे हम ये निकाल सकते हैं कि भाई जिनका नंबर थोड़ा सा कम होता है, ऐसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थोड़े से कम हो, ऐसी लैंग्वेज जो थोड़ी कम बोली जाती हो, बहुत गिने चुने लोग हो जिससे बोलने वाले, या फिर कोई ऐसा रिलीजन जो जिसके फॉलोअर बहुत कम हो। आपको याद आ रहा होगा शायद, मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाते हुए आपको माइनॉरिटी कम्युनिटीज बताई थी, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बताई थी, मुस्लिम कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी। ये सारे क्या हैं? ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, है ना। तो पहला वाला कवर हो गया। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि ऐसी भाषा बोलने वाले लोग जिनका नंबर बहुत कम है, ठीक है। तो सारी माइनॉरिटीज, रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, उनके पास ये राइट है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 या इसका अगला क्लॉज 2 कहता है, द स्टेट shall not discriminate. The state shall not discriminate against any educational institution while granting financial aid on the ground that it is being run by a minority community, ठीक है। स्टेट जब फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा, स्टेट जब फाइनेंशियली सहायता कर रहा होगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो वो इस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आपको उनको भी फाइनेंशियल एड देनी होगी, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पर कि ये तो एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो हम इसको पैसे नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 ही उनको राइट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कोई राइट प्रोवाइड करे और दूसरी तरफ कोई राइट छीन ले, है ना। तो ये एक सेफगार्ड है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा इनको फाइनेंशियल एड देने से, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आया टीएमए पाई यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स का केस 2002 में। इसको मणिपाल यूनिवर्सिटी केस भी कहते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी का हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, हाँ। इस केस में कहा गया माइनॉरिटी कम्युनिटी whether based on language
or religion enjoy the right to establish and administer professional educational institutions. ठीक है, सिर्फ बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, वे प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है? मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सारी जो पढ़ाइयां होती हैं ये सारी प्रोफेशनल एजुकेशन कहलाती है ना। ये इंस्टीट्यूशन खोलने का राइट भी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास, ठीक है। बट सच इंस्टीट्यूशन शेल नॉट इंडल्ज इन कलेक्टिंग कैपिटेशन फी। कैपिटेशन फी नहीं लेंगे ये इंस्टीट्यूशन, ये कह रहा था ये वाला केस, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने वो फिल्म देखी होगी शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की, देखी है? कैपिटेशन फी है ना, उसका जो विलेन था आदिशेषन, वो कॉलेज वॉलेज चलाता है और वहां पर कैपिटेशन फी वो बच्चों से ले रहा था, तो उसमें ये टर्म यूज हुआ था कैपिटेशन फी। व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटेशन फी? कैपिटेशन फी वो एक्सेसिव अमाउंट होता है, वो एडिशनल अमाउंट होता है जो किसी नॉन डिजर्विंग बच्चे से ले लिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। समझे? इसको आप पेमेंट सीट भी मान सकते हो। सुना होगा एक टर्म यूज होता है पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट मतलब आपका सपोज पीएमटी एग्जाम में नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, तो आप हायर फी देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। दैट फी इज टर्म्ड एज कैपिटेशन फी, या फिर इसको मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं। सुना होगा ये टर्म। ये तीनों टर्म यूज होते हैं जिसमें आप एक्चुअल फी से थोड़ा ज्यादा पैसा देकर एडमिशन ले लेते हो, है ना भाई। डिजर्विंग थे तो क्यों ही ज्यादा पैसा दोगे, लेकिन आप डिजर्विंग नहीं थे, आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो कहलाती है कैपिटेशन फी। तो ये कहा इस केस में कि कैपिटेशन फी लेना अलाउड नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी समझो। मैंने कहा अनडिजर्विंग कैंडिडेट के लिए आपने एडमिशन दे दिया। मान लीजिए एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सो प्राइमरीली इट इज सपोज टू गिव एडमिशन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। सपोज मैं उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हूं, ठीक है, और मैं पैसा देकर ऐसे एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेता हूं। इज दैट फेयर? नो इट इज नॉट। इज दैट फेयर एट द पार्ट ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन? नो इट इज नॉट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगे तो आप कई तरह की फैसिलिटीज अवेल कर रहे होगे स्टेट की तरफ से, भले ही आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, है ना। आपको यदि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन स्टेट दे रहा है तो आप कई सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहे होगे, और फिर आप ये नियम के विरुद्ध जा रहे हो। सो दिस इज नॉट अलाउड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये केस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की नहीं। वरना अगला सवाल आपका ये भी हो सकता है कि होता तो है सर ये अभी भी मैनेजमेंट कोटा की या कैपिटेशन कोटा की या फिर पेमेंट बेसिस पर सीट्स होती हैं, लोग एडमिशन लेते हैं। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैपिटेशन फी लेकर नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को एडमिशन नहीं देगी। दैट इज इट। एक छोटा सा पॉइंट और करते हैं आगे। द अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से कोई भी एड नहीं ले रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी, जो मैं अभी रेफर कर रहा था, मैंने कहा था ना कि बहुत सारी फैसिलिटीज अवेल करते हैं ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
पैसा वैसा लेते हैं स्टेट से, और भी कई तरह की चीजें ये अवेल करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कोई भी एड नहीं ले रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट टाइप के इंस्टीट्यूशन है ना, बिल्कुल स्टेट से कोई इनका लेना देना नहीं है। मैं मान लो एक अपना स्कूल खोल लूं कि ये स्कूल सिर्फ सिखों के लिए रहेगा, ठीक है, क्या स्टेट मुझको बोल सकता है कि नहीं, क्यों सिर्फ सिखों के लिए रहेगा? आप इसमें जैनों को भी एडमिशन दो, आप इसमें ब्राह्मणों को भी एडमिशन दो, आप इसमें मुस्लिम्स को भी एडमिशन दो। क्या स्टेट ये कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने फंड्स पर चला रहा हूं वो स्कूल, है ना, मैं स्टेट से किसी भी तरह की एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं ले रहा, है ना। तो स्टेट मुझे नहीं बता सकता। मान लीजिए मैं एक दुकान खोल लूं, मुझे जिसको सामान बेचना है मैं उसको बेचना चाहूंगा, है ना, स्टेट मुझसे नहीं कह सकता ना कि इसको भी बेचो, मेरी मर्जी है भाई। तो वैसे ही एक कंप्लीटली अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेट नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। किस चीज की? अरे भाई एक स्कूल खोलने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होगी ना, कि इतने इतने कमरे आपके पास होने चाहिए, इतने प्लेग्राउंड होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, टीचर्स कम से कम बी एड उनने किया हो, है ना, इतने ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं ना। ये जो क्वालिफिकेशन या कंडीशन है इनसे रेगुलेट कर सकता है गवर्नमेंट कि ये सब तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा मिनिमम। या आप किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं कहते हो ना, यूनिवर्सिटी की अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं, है ना, कॉलेज की अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सिर्फ उनमें स्टेट रेगुलेशन कर सकता है, उसके अलावा किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना, कितनी फी लेना है एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता। ये भी टीएमए पाई वाले केस में कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एडेड, इस टर्म पर फोकस करिएगा, एडेड यानी कि जो गवर्नमेंट से एड ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, किस तरह की, पैसे वैसे ले रहे हैं। ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुड बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है उनको रेगुलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के रूल्स। और ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक सर्टेन परसेंटेज नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर दो, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्टेट से फंड ले रहे हो, ठीक है, माइनॉरिटी के राइट्स आपको सेफगार्ड करने, आप एक बड़ा परसेंटेज सीट रिजर्व कर दो, ठीक है, 70%, 80%, बट कुछ परसेंट नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होगा, ठीक है, या यूं कहें कि उनके लिए भी अलाउड होगा, उनको भी आपको एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ये बात। लेकिन किसकी वजह चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की। देखिए अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी है, उसको नहीं रेगुलेट कर सकता, ये बात मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको समझाई है। सिर्फ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उन पर कह सकता है, ठीक है ना, अनएडेड की तो वहां बात ही खत्म हो गई। एडेड वाले में सर्टेन परसेंटेज देना पड़ेगा नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए। दिल्ली का एक बहुत फेमस कॉलेज है खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि सिख कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन खालसा कॉलेज में भी नॉन सिख स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है ना। या और भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। दिल्ली में एक जामिया हमदर्द नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, वो मुस्लिम्स के लिए बनाया गया, मुस्लिम के राइट्स को प्रिजर्व करने बनाया गया, लेकिन इसमें भी नॉन मुस्लिम्स पढ़ते हैं, ठीक है।
या फिर एक और इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है ये यहाँ पर है, मुरादाबाद के वहां पर है, उसका नाम है मंगलायतन यूनिवर्सिटी। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी जैन कम्युनिटी के लिए है, लेकिन उसमें अभी नॉन जैन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सारे इंस्टीट्यूशन जिनके मैंने नाम आपको बताया, वो सारे एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है वो इंस्टीट्यूशन चलाने। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जब पैसा जा रहा है तो वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? और राइट, अगला एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, आखिरी पॉइंट इस टीएमए पाई केस में जो कहा गया, द फी स्ट्रक्चर कैन बी डिसाइडेड बाय माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट बीइंग रेगुलेटेड। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना फी स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं विदाउट बीइंग रेगुलेटेड। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ना हो, ऐसा ना हो कि सिंपल बीएससी कराने के लिए 1 करोड़ रुपया फीस ले लो, नहीं कर सकते हो ना ऐसा, है ना? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, और इतनी फीस रख दो कि कोई पढ़ ही ना पाए, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए रेगुलेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा, है ना? रीजनेबल और फेयरनेस का ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? भाई नॉर्मली 5,000 फीस लगती है, आप 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, लेकिन वहां 5,000 लगती है नॉर्मल और आप 5 लाख रुपए ले लो, तो ये तो गलत है ना? ठीक है, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना फीस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते। दोनों की बात कर रहा है ये, चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो, फीस को लेकर स्टेट ज्यादा टांग नहीं अड़ाता है इनमें। फाइन, इसमें अगला केस देखते हैं। अगला केस हो रहा है 2005 में। ये सारे केस आपको याद रखना है तो रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना, कॉन्सेप्ट तो बस समझ लो। यूपीएससी यदि देना है और सिर्फ देना नहीं, क्लियर भी करना है तो याद रखना। एमपीपीएससी वगैरह में इन केसेस पर थोड़ा सा कम आता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, आगे वो और डीप चले जाए क्वेश्चंस में तो ये आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब तक नहीं पूछे गए तो आगे नहीं पूछे जाएंगे, बट ये यूजुअली अब तक नहीं पूछे गए वाले केस है। ठीक है, इस्लामिक एकेडमी केस हुआ 2005 में। इस्लामिक एकेडमी केस 2005, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इस्लामिक एकेडमी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहा होगा जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कुछ बात करता होगा, उनसे रिलेटेड एक केस था। इस केस ने टीएमए पाई वाले केस के डिसीजन को इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द डिसीजन ऑफ टीएमए पाई केस और कहा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन फिक्स देयर ओन फी। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यहां पर माइनॉरिटी या उसकी बात नहीं कर रहा, हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी फी खुद, अपना फी, कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना फी स्ट्रक्चर खुद डिटरमाइन कर सकता है, खुद फिक्स कर सकता है, लेकिन ये फी स्ट्रक्चर अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा, एक सिंगल मेंबर कमिटी इसको अप्रूव करेगी। और ये कमिटी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कौन इसमें होगा? हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी फी फिक्स करेगा और उस फिक्स्ड फी को एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजेगा। ठीक है,
ये एक छोटा सा सेफ गार्ड रख दिया है, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि फी आप अपनी डिसाइड करो बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। तो उस एक्सेसिव को रोकने के लिए ये तरीका दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेसिव फी न चार्ज कर पाए बच्चों पे। ये एक्सेसिव फी चार्ज करने से कौन रोकेगी? ये कमिटी रोकेगी, ठीक है। अब ये कमिटी जो फी स्ट्रक्चर अप्रूव करेगी, ये कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? 3 साल तक के लिए। फॉर 3 years दैट फी स्ट्रक्चर विल बी वैलिड। 3 साल बाद फिर आप रिवाइज करो फी स्ट्रक्चर। क्यों भाई? महंगाई भी बढ़ती है, कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, तो हो सकता है कि अभी 3 साल तक वो एक रेट पर चल रहा हो, क्योंकि सैलरी भी बढ़ानी होती है तो फीस बढ़ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये 3 बातें कहीं इस्लामिक एकेडमी वाले केस में, या यूं कहें कि पीएमए पाई वाले केस को और अच्छे से इंटरप्रेट कर दिया इस केस में, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का आखिरी केस हम पढ़ते हैं। पीए नामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई थिंक आई गिव रेफरेंस ऑफ दिस केस प्रीवियसली एज वेल। नहीं दिया होगा तो आज दे देता हूं। पीए नामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का केस आया और इस केस ने एक और बढ़िया महत्वपूर्ण बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ध्यान दीजिएगा इस टर्म पर, अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ले रहे, किसी तरह की सरकारी मदद वो नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं ले रही है, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या नॉन माइनॉरिटी, ठीक है। यानी कि हर तरह के अनएडेड इंस्टीट्यूशन की ये बात कर रहा है जो मदद नहीं ले रहे हैं, मतलब वो एब्सोल्युटली प्राइवेट है, उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है ही नहीं, मिनिमल कंट्रोल है। कितना कंट्रोल है वो हमने प्रीवियस उसमें देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो कंडीशंस हैं उतना कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट, बस दैट्स इट। और दूसरा, एक्सेसिव फी ना लगे उतना, बस ये 2 चीजें। और एक्सेसिव फी को भी रोकने का मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बना दिया कि अप्रूवल के लिए भेज दो, ठीक है, इतना बस। इससे ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, है ना। सो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी एंजॉयज अनलिमिटेड राइट, ठीक है। एक तरह से ये अनलिमिटेड राइट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। किस चीज से रिलेटेड अनलिमिटेड राइट है? आप कहोगे सर अभी कह रहे थे कि स्टेट थोड़ा सा लिमिट कर सकता, आप कह रहे हो आप अनलिमिटेड राइट है। तो जब मैं कह रहा हूं अनलिमिटेड राइट है तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। क्या कॉन्टेक्स्ट में? प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हूं, मेरी मर्जी है मैं एंट्रेंस कराऊं तो, मेरी मर्जी है मैं कोई एंट्रेंस ना कराऊं सीधे एडमिशन दे दूं तो, ठीक है। मेरी मर्जी है मैं एंट्रेंस कराकर 5 नंबर वाले को भी एडमिशन दे दूं तो, 0 नंबर जो लाया उसको भी एडमिशन दे दूं, मेरी मर्जी है ना। तो एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन स्टेट नहीं लगा सकता, चाहे वो अनएडेड, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इज दैट क्लियर? और एक लास्ट बात जो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को पढ़ते हुए पढ़ी थी, ठीक है, 15 क्लॉज 5 को पढ़ते हुए पढ़ी थी, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा था माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी एक्सटेंड नहीं होती है। 15 एक नॉर्मल रिजर्वेशन का प्रोसीजर बताता है ना
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का। तो ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15 में इनकॉर्पोरेटेड है वो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो अनएडेड है। ठीक है, इसका मतलब ये कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है, हाँ होती है। हमने रिजर्वेशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर भी रिजर्वेशन की पॉलिसी को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अनएडेड है उस पर ये अप्लाई नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये दो आर्टिकल हमारे खत्म होते हैं।